हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट इंस्टीट्यूट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड के इतिहास में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गढ़वाल का परमार वंश या फिर कह सकते हैं पवार वंश। तो दोस्तों, इसकी 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी हैं और आज हमारी तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो में हमने अजय पाल से पहले जितने भी गणपति शासक हुए हैं उनके बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली है। और आज से हम लोग जो शुरू करेंगे अजय पाल के बारे में, जो हमारी आज की वीडियो होगी वो होगी अजय पाल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अजय पाल के बारे में क्योंकि यह वास्तविक संस्थापक है परमार वंश का। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे अजय पाल के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हमारा शुरू हो रहा है गढ़वाल का परमार वंश पार्ट। आज हमारा 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे अजय पाल के बारे में। देखिए, अजय पाल की अगर हम शासनकाल की बात करते हैं 1490 ईस्वी से लेकर 1519 ईस्वी तक मानी गई है। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तराखंड का जो इतिहास है, जो उत्तराखंड के इतिहासकार हैं उन्होंने उत्तराखंड के इतिहास को एकदम से उसमें खिचड़ी पका दी है। मतलब कह सकते हैं ख़त्म कर दिया है। मतलब कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं लिखी हुई है। अगर 10 इतिहासकार हैं, 15 इतिहासकार हैं, 5 इतिहासकार हैं, हर इतिहासकार की अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी बातें उन्होंने रख रखी हैं। तो इसलिए हमको कुछ भी स्पष्ट वहाँ से प्राप्त नहीं होता है। तो जो हमें सबसे प्रामाणिक है, जो हमें सही लगता है, किताबों में जो सही दे रखा है, जो सबसे प्रामाणिक है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अजय पाल की अगर हम बात करें शासनकाल की, 1490 ईस्वी से लेकर 1519 ईस्वी तक इसने शासन किया था और यह गढ़वाल के परमार वंश का 37वां राजा यह रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी शायद 2019-18 में यह क्वेश्चन बना भी था कि गढ़वाल का 37वां राजा कौन था, मतलब गढ़वाल के परमार वंश का 37वां राजा कौन था। तो आपका उत्तर क्या होता? अजय पाल। चलिए ठीक हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका। फिर देखिए, क्योंकि अजय पाल काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है तो इसलिए आपको इसका उत्तराधिकारी भी याद रखना है। देखिए, अजय पाल आनंद पाल द्वितीय का उत्तराधिकारी। तो जो आनंद पाल द्वितीय था ये 36वां राजा था जिसके बारे में आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अजय पाल किसका उत्तराधिकारी है? आनंद पाल द्वितीय का। तथा अजय पाल को परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब देखिए, अगर हम बात करें परमार वंश का संस्थापक कौन था, वो तो कनकपाल ही रहेगा। लेकिन वास्तविक संस्थापक का मतलब ये है कि देखिए, अभी तक जो है परमार वंश की जड़ें इतनी गहरी नहीं हुई थी, परमार वंश इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था। लेकिन अजय पाल के आने के बाद क्या होता है, अजय पाल ने जो जैसे कि 52 गढ़ गढ़वाल में बिखरे हुए थे उन सारे के सारे 52 गढ़ों को जीत कर इसने अपने अधिकार में कर लिया और यह गढ़पति कहलाया था। तो इसने अपने आप की जो अपने राज्य की सीमाएं थी उन सीमाओं को बढ़ाया, अपने राज्य का विस्तार किया और अपने जो वंश की जो नींव थी, जो परमार वंश की जो नींव थी, उस नींव को मजबूती प्रदान करी। इस कारण से इसको परमार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन जो परमार वंश का जो संस्थापक रहेगा वो कनकपाल रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, परमार वंश का संस्थापक कौन था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कनकपाल। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो गया? अजय पाल। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए, अजय पाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसके बहुत सारे हमें नाम भी मिलते हैं। आज बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुस्तकों में इसके लिए अनेक नाम प्रयुक्त किए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम उन नामों को जान लेते हैं। देखिए, पहला नाम हमको मिलता है आदिनाथ। अजय पाल को आदिनाथ के नाम से भी जाना गया है। अब यह देखिए यह सावरी ग्रंथ है, एक सावरी ग्रंथ जो सूरवीर सिंह जी का यह एक संग्रह है। तो इस सावरी ग्रंथ में ही अजय पाल के लिए आदिनाथ शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें सावरी ग्रंथ की तो यह गोरखनाथ पंथ है, जो गोरख पंथ है, उसी गोरख पंथ का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्योंकि बाद में अजय पाल भी गोरखनाथ पंथ का अनुयायी हो गया था, मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। फिलहाल आप ये जानिए कि अजय पाल का एक नाम आदिनाथ भी था। सावरी ग्रंथ में जो सूरवीर सिंह जी का संग्रह है उसमें यह बताया गया है। अगर हम बात करते हैं कि सावरी ग्रंथ पुस्तक का मुख्य विषय क्या है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तांत्रिक विधा की यह एक पुस्तक है। क्योंकि देखिए, एग्जाम में कभी कभी कोई से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सावरी ग्रंथ जो पुस्तक है वो किस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान देती है। तो इसमें तांत्रिक विधाओं के बारे में, तांत्रिक विद्या के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। चलिए ठीक हो गया। फिर दूसरा नाम हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नाम जो हमको मिलता है यहाँ पर गढ़पाल। अब हम बात करते हैं गढ़पाल शब्द किसने दिया। देखिए, गढ़पाल शब्द अजय पाल के लिए भी कहीं कहीं हमको बता रखा है और कहीं बता रखा है कि गढ़पाल अजय पाल ने जो भी क्षेत्र अपने अंडर में लिए थे, जो भी क्षेत्र, जो भी गढ़ उन्होंने जीता था, तो उन्हीं के लिए, उन क्षेत्रों के लिए भी गढ़पाल शब्द का प्रयोग किया गया था। और अजय पाल के लिए भी गढ़पाल शब्द का प्रयोग किया गया था। तो राय बहादुर पातीराम जी ने यह नाम दिया है अजय पाल को, कौन सा? गढ़पाल। क्योंकि समस्त गढ़ों को 52 गढ़ जैसे कि वहाँ गढ़वाल में थे, इन 52 गढ़ों पर विजय अजय पाल ने पाई थी, जिनके बारे में
में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग नाम की बात कर रहे हैं तो नाम हम लोग जान लेते हैं। तो गढ़पाल शब्द किसने दिया है? राय बहादुर पातीराम ने। कभी कभी दोस्त पूछ लेता है कि यह नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना है पातीराम ने। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए अगला हमको मिलता है गढ़वाल का अशोक। अच्छा, गढ़वाल का अशोक क्यों? देखिए जब इसने कप्पू चौहान से युद्ध लड़ा था, इसके बारे में भी आपको चर्चा करूंगा। जब इसने कप्पू चौहान से युद्ध लड़ा था, उसके बाद जो इसका भयंकर युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद क्या किया था? अजयपाल ने युद्ध से बिल्कुल तौबा कर ली थी। जिस प्रकार से अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ने के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था, उसी प्रकार से अजयपाल ने भी, जब कप्पू चौहान से उसका युद्ध होता है, कप्पू चौहान एक गणपति होता है, उसी से उसका युद्ध होता है, उसी युद्ध के बाद अजयपाल भी युद्ध करना छोड़ देता है। तो इस कारण से अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। एक नाम इसका हमको मिलता है पूर्वादेव। इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए कि पूर्वादेव किस परमार शासक का अन्य नाम है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अजयपाल का। फिर देखिए इसको गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये गढ़वाल का नेपोलियन भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन आजकल बन भी रहे हैं। तो इतने सारे नाम जो है अजयपाल के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। एक दो नाम अभी और हैं जिनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इतने नाम आपको याद रखना है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, दैदीप्यमान नक्षत्र राजा। दैदीप्यमान नक्षत्र राजा किस परमार शासक को कहा गया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अजयपाल को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, दैदीप्यमान नक्षत्र राजा। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए हम लोग कवि भरत की बात कर लेते हैं। इन्होंने भी अपने काव्य मानोदय में कुछ कहा है अजयपाल के लिए। तो कवि भरत ने अपनी पुस्तक मानोदय में अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं आगे के लिए कि कवि भरत ने अपनी पुस्तक मानोदय में कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर एवं इंद्र की तुलना किस परमार शासक से की है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अजयपाल से। आपको इसका क्रम याद रखना है, 37वां इसका क्रम रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि जब ये देखिए 37वां राजा अजयपाल रहा था, इससे पहले के 1 से लेकर के 36 तक जो भी परमार शासक हुए हैं उनको गणपति कहा गया है, क्योंकि उस समय प्रत्येक एक गढ़ पर एक राजा का अधिकार हुआ करता था, तो इसलिए उनको गणपति कहा जाता था। लेकिन अजयपाल ने क्या किया था? सारे जितने भी गढ़ थे उन सब गढ़ों को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया था, तो इस कारण से यह गणपति भी कहलाया था। तो इससे पहले का जो युग है अंधकार युग की भी उसको संज्ञा दी गई है, जो मैं पहली वीडियो में, जो दूसरी वीडियो मेरी आई थी उसमें सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए ठीक हो गया। तो कवि भरत का आपने ग्रंथ मानोदय में भी आपने जान लिया कि अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की है। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स की। देखिए इन्होंने क्या बताया हमको। जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स ने कहा है अजयपाल को इन्होंने गोरखनाथ संप्रदाय का एक पंथ का संस्थापक माना है। देखिए अभी तक तो आपने ये पढ़ा होगा कि अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय का एक पंथ का संस्थापक भी माना गया है, लेकिन ये किसने माना है? ये माना है जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स ने। एक पुस्तक है इनकी, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। आगे लिखवा दूंगा आपको कि गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। तो जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स ने ही अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक माना है। आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक किस परमार शासक को माना जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अजयपाल। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए और हमको इसके बारे में कुछ और बातें मिलती हैं। नवनाथ कथा व तथा गौरक्ष स्वतांजलि ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक माना गया है। तो 84 सिद्धों में से एक माना गया है, तो आपको प्रत्येक पुस्तक मिल जाएगा। लेकिन ये हमको किन ग्रंथों से हमको जानकारी प्राप्त होती है? एक है नवनाथ कथा तथा दूसरा है गौरक्ष सत्वांजलि जो पुस्तक है। इन्हीं ग्रंथों में हमको सत्वांजलि, गौरक्ष सत्वांजलि और नवनाथ कथा में ही हमको पता लगता है या बताया गया है कि अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना गया है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ही बन जाए कि गढ़वाल के परमार वंश के किस शासक को 84 सिद्धों, गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अजयपाल। तो ये तो थी अजयपाल के नामों के बारे में चर्चा। चलिए ठीक हो गया, हमने जान लिया है अजयपाल का नाम है, किन लोगों ने उसको किन नाम से संबोधित किया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए कुछ युद्धों की ओर बढ़ लेते हैं, कुछ युद्ध करवा देते हैं। चलिए ठीक हो गया, युद्ध भी करवा देते हैं। देखिए अजयपाल, देखिए हम बात करते हैं अजयपाल व कीर्तिचंद की। अब देखिए अजयपाल गद्दी पर कब बैठता है? 1490 ईस्वी में। चलिए ठीक हो गया।
अब देखिए 1491 ईस्वी में क्या होता है, कीर्तिचंद ने अजयपाल पर आक्रमण कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह रही थी कि यह अजयपाल का प्रथम युद्ध था, मतलब इससे पहले अजयपाल ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। अब 1491 डेट भी प्रमाणिक हमको मतलब इतनी हमको प्रमाणिक नहीं मिलती है, कोई 92 कहता है, कोई 93 कहता है, कोई तो 1500 के बाद भी पहुंचा देता है। तो हर इतिहासकार की अलग अलग बातें हैं, लेकिन इतना हमको पता लगता है कि अजयपाल के गद्दी पर बैठते ही उस पर कीर्तिचंद्र ने आक्रमण किया था। तो इसको 1491 ही अधिकतर इतिहासकारों ने इसको माना हुआ है। तो 1400 हम चलो मान लेते हैं 1491 ईस्वी में। हालांकि जो ये विवादित डेटें होती हैं ये एग्जाम में पूछ नहीं आती हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए डेट हमको बतानी पड़ती है। तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको 1491 ही ध्यान रखना है। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए होता क्या है, तो देखिए प्रथम युद्ध था यह अजयपाल का। अजयपाल ने अपनी जिंदगी में पहला युद्ध कीर्तिचंद से ही लड़ा हुआ था। तो इसमें क्या होता है, अजयपाल की हो जाती है हार। तो 52 गढ़ों को जीतने वाला अजयपाल देखिए पहले ही युद्ध में हार चुका था। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी हमने चंद्रवंश का इतिहास पढ़ा नहीं है, जब हम लोग चंद्रवंश का इतिहास इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे। पहले हम लोग परमार वंश खत्म कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग चंद्रवंश पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला चंद्र शासक कौन था जिसने परमार शासकों के ऊपर आक्रमण किया था, मतलब जो गढ़वाल के परमार शासक थे, किस चंद्रवंश के शासक ने आक्रमण किया था पहली बार, तो वो कौन था, कीर्तिचंद। चलिए ठीक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन गया। अभी ये क्वेश्चन और बनेगा, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 1491 ईस्वी में जब यह हार जाता है दूसरा युद्ध में, फिर क्या करता है, अजयपाल इस पर आक्रमण कर देता है। 1492 ईस्वी में अजयपाल ने कीर्तिचंद्र पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें अजयपाल की जीत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि गढ़वाल का जो परमार वंश था उसका प्रथम शासक कौन था जिसने चंद शासकों पर आक्रमण किया था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अजयपाल। तो चंदों में कौन था, कीर्तिचंद्र, और जो परमारों में कौन हो जाएगा, अजयपाल, जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किया था। तो इस तरीके से पहला युद्ध हारने के बाद अजयपाल दूसरा युद्ध जाता है जीत। चलिए ठीक हो गया, आगे हम लोग आगे की बातें जान लेते हैं। अब देखिए जैसे कि इस युद्ध में कीर्तिचंद्र हार चुका था, अब कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलना ही था। तो कीर्तिचंद क्या करता है कि इस युद्ध में कीर्तिचंद की हार के बाद कीर्तिचंद्र ने अजयपाल से एक संधि कर ली। संधि के साथ ही यह युद्ध दूसरा युद्ध समाप्त हो गया। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए अजयपाल ने गढ़वाल में सारे गढ़ों पर अपना अधिकार कर लिया था। अभी तक जिन 52 गढ़ों में से एक एक गढ़पति शासन कर रहे थे, इन 52 गढ़ों को अजयपाल ने जीतकर अपने अधीन कर लिया था। देखिए मैंने जब आपको दूसरी वीडियो में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अभी तक जैसे कि 36 वहाँ पर राजा थे और इनको गढ़पति कहा गया था, क्योंकि क्या हुआ था, जो 52 गढ़ थे गढ़वाल में, उन प्रत्येक गढ़ पर एक गढ़पति शासन कर रहा था। मतलब कि हर गढ़ पर गढ़पतियों का शासन हुआ करता था, छोटे छोटे जो गढ़पति थे उनका ही शासन हुआ करता था। लेकिन अजयपाल ने क्या किया, इन धीरे धीरे करके सारे 52 गढ़ों को जीत कर अपने अधीन कर लिया। और अधीन करने के बाद देखिए अजयपाल ने ही 52 गढ़ों को जीतकर गढ़ भूमि का एकीकरण किया तथा गढ़पाल कहलाया। तो गढ़पाल कहलाया या फिर गढ़पति कहलाया था। इन 52 गढ़ों को जीतने के बाद ही यह गढ़पाल भी कहलाया था। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बात तो 52 गढ़वाल के जो 52 गढ़ हैं उनको किस परमार शासक ने जीता था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अजयपाल ने। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए एक चीज़ और जान लेंगे, जो अजयपाल ने जो मतलब मान लेते हैं, देखिए जो उत्तराखंड का हमारा ये क्षेत्र है, ये हमारा कुमाऊं का क्षेत्र है, ये हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है। तो अजयपाल ने देखिए मान ले इन 52 गढ़ों को जीत लिया। तो इन गढ़ों को जीतने के बाद जो इसका क्षेत्र था इतना सारा, इस क्षेत्र को गणराज्य, गढ़पाल या फिर क्या कहा गया है, गढ़पाल देश भी कहा गया है। तो इन नामों से भी इसके राज्य को बाद में जाना गया था। कब, जब इसने 52 गढ़ों को जीत लिया था। तो बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है ये परमार वंश का, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक भी एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा 100% रहती है, इसलिए आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अजयपाल को 52 गढ़, अब देखिए उसने जैसे 52 गढ़ जीते थे, आपको क्या लगता है 52 गढ़ उसने ऐसे ही जीत लिए होंगे, जिस क्षेत्र में गया होगा वहाँ उसको शासक ने कहा होगा आइए अजयपाल जी आप हमारा शासन रख लीजिए अपने पास, आप हमको अपने अधीन कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। उसको इन 52 गढ़ों को जीतने के लिए काफ़ी कठिनाई भी आई, मतलब कई बार इसने हार का सामना भी किया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार से बहुत आराम से यह जीत गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसने भी युद्ध लड़ा था, काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी इसको युद्ध लड़ने में। तो बहुत मतलब कर जैसे भी इसने उन परिस्थितियों को संभाल के इसने 52 गढ़ों को जीत लिया। अब देखिए एक बात पहले यहाँ से और जान लेंगे कि जो हमारा अजयपाल है वह सिकंदर लोदी का समकालीन रहेगा। सिकंदर लोदी का यह समकालीन रहेगा, आपको नोट कर लेना है। अजयपाल सिकंदर लोदी का समकालीन था। तो देखिए
अजयपाल को 52 गढ़ों को जीतने में आई कठिनाइयां। देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, उनको जान के चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम दक्षिण गढ़वाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो टिहरी पौड़ी के क्षेत्र आ जाएंगे। देखिए गढ़वाल का क्षेत्र है, ये हमारा हो जाएगा उत्तरी गढ़वाल मान लेते हैं, ये हम दक्षिणी गढ़वाल मान लेते हैं टिहरी पौड़ी वाले क्षेत्र को। तो देखिए ये दक्षिण गढ़वाल क्षेत्र में असवाल गणपति थे, तो यहीं पर इनका राज हुआ करता था। यहाँ के शासकों से भी इसको लड़ने में काफ़ी दिक्कत आई थी। देखिए ऐसा नहीं है कि अजयपाल ने हर जो गढ़ जीता था तो उसमें युद्ध करके ही जीता था। कुछ युद्धों में उसने अपनी कूटनीति भी साबित की थी, राजनीतिक जो उसकी दूरदर्शिता थी उसका भी इसने इस्तेमाल किया था। कुछ को मतलब कूटनीति के द्वारा भी अपने राज्य में मिला दिया था। तो वैसे ही एक असवाल के गणपति थे, ये भी कूटनीति के द्वारा ही इसने अपने अधीन इनको किया हुआ था। फिर देखिए कोलीगढ़ के नेकी जाति थे, ये भी बहुत ही शक्तिशाली मतलब या फिर कह सकते हैं बहुत वीर जातियाँ थी। इनसे भी अजयपाल को लड़ने में काफ़ी दिक्कतें आई थी। काफ़ी मशक्कत के बाद इनको इसने अपने अधीन में लाया था। फिर देखिए वैसे ही पैनखंडा के 43 जुमला गणपति थे, ये भी बहुत शक्तिशाली थे। तो यहाँ से भी अजयपाल के दांत खट्टे हो गए थे यहाँ से ही। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं अजयपाल ने इतनी आसानी से इन गढ़ों पर मतलब जो है अधिकार नहीं किया था, उसको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और देखिए उसी प्रकार से मंदाकिनी घाटी में दुमुग में कंडारगढ़ का गणपति था। तो कुल मिलाकर ये कुछ गढ़ थे जहाँ पर से अजयपाल को काफ़ी कठिनाई हुई थी इन गढ़ों को अपने अधीन पर लाने में। चलिए ठीक हो गया। अब देख लेते हैं एक चीज़ और। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने शुरू होंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 52 गढ़ों को जीतने के बाद अजयपाल ने स्वयं को महाराजा घोषित करने के लिए श्रीनगर में एक महोत्सव का आयोजन करवाया था। मतलब कि जब इसने 52 गढ़ों को अपने अधीन कर लिया था, जब वहाँ पर इसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी 52 गढ़ों में, उसके बाद इसने स्वयं को महाराजा घोषित करने के लिए श्रीनगर में एक महोत्सव का आयोजन करवाया था। और इस आयोजन में उसने क्या करवाया था, जो भी 52 गढ़ के शासक थे, जो भी 52 गढ़ के शासकों को इसने हराया था, उन सभी 52 गढ़ों के शासकों को इसने उस महोत्सव में आमंत्रित किया हुआ था। वो क्यों किया हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो 52 गढ़ के शासकों को इसने अपने जो महोत्सव था उसमें आमंत्रित करवाया था। इसमें अजयपाल ने एक शर्त रखी। अजयपाल ने वो शर्त क्या रखी कि तुम मेरे सामने अगर तुम सर झुकाओगे तो तुम्हारे गढ़ तुमको वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन तुम मेरे अधीन रहोगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको स्वतंत्र छोड़ दूंगा, तुम मेरे अधीन रहोगे, शासन तुम चलाओगे, लेकिन रहोगे मेरे अधीन पर ही। मतलब जो है तुम पर मेरा अधिकार पूरा रहेगा, लेकिन तुमको तुम्हारे गढ़ वापस मिल जाएंगे। अब इसमें से क्या होता है, सारे जितने भी गणपति थे उन्होंने तो क्या किया, अजयपाल की यह बात मान ली, सबने सर झुका दिया अजयपाल के सामने। लेकिन एक शासक ऐसा भी था, कप्पू चौहान, जिसने अजयपाल की बात नहीं स्वीकारी। तो कप्पू चौहान से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कप्पू चौहान के बारे में, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए परंतु उप्पूगढ़ का जो कप्पू चौहान था वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हुआ। चलिए ठीक हो गया। उप्पूगढ़ का कप्पू चौहान इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होता है। वो क्या कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अजयपाल तुम्हारे सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, ना ही किसी के अधीन काम करूंगा। वो कहता है कि मैं पहले भी स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र हूँ। तो पहले तो उप्पूगढ़ के बारे में हम लोग जानते हैं। उप्पूगढ़ कहाँ है, सबसे पहले आपको ये याद रखना, क्योंकि कप्पू चौहान से संबंधित क्वेश्चन है। तो कप्पू चौहान से बहुत ही शक्तिशाली शासक ये हुआ था, ये मान लीजिए। अजयपाल से ही बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। लेकिन जैसे कि होता क्या है, पहले आप कहानी सुनिए। देखिए उप्पूगढ़ का जैसे टिहरी का यह गढ़ था और इसका शासक कौन था, कप्पू चौहान। तो कप्पू पहले वो तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कप्पू चौहान किस गढ़ का शासक था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उप्पूगढ़ का। और उप्पूगढ़ किस जनपद में है, टिहरी जनपद में। अब होता क्या है, मतलब इसने पहले तो सारे गणपतियों को बुलाया, बुलावा देने के बाद उप्पूगढ़ में जो उप्पूगढ़ का तो गणपति था वो कप्पू चौहान, वह क्या करता है, उस महोत्सव में शामिल नहीं होता है। अजयपाल ने इसको 2 बार चेतावनी दी कि आप महोत्सव में शामिल हुई। तो अजयपाल ने इसको 2 बार चेतावनी भी दी थी कि आप महोत्सव में शामिल हुई, लेकिन यह शामिल नहीं हुआ था। अब देखिए महोत्सव में शामिल नहीं हुआ तो अजयपाल को भी गुस्सा आ गया। अजयपाल, आपको क्या लगता है जिसने इतने सारे गढ़ जीत लिए इसको छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। इस समय में इसने कुछ ऐसा नहीं कि सारे गढ़ जीत लिए थे, कुछ गढ़ों पर अभी कुछ गढ़ इसके अंडर में नहीं थे। उन्हीं में से एक उप्पूगढ़ का भी था। शायद 4-5 गढ़ ऐसे रहे होंगे जो कि इसने अभी तक नहीं जीते हुए थे, लेकिन अधिकांश गढ़ इसके अधीन आ चुके थे। जितने भी जो बाकी बचे हुए गढ़ थे उन्होंने भी इसकी जो वहाँ पर अधीनता थी वो स्वीकार कर ली थी। ठीक हो गया। अब देखिए अजयपाल ने चेतावनी दी इसको, लेकिन ये शामिल नहीं होता। अजयपाल ने कप्पू चौहान पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने के बाद कुछ इसने साथ अपने साथ कुछ गणपति भी ले गया अजयपाल। तो अजयपाल व कप्पू चौहान के मध्य पर एक युद्ध होता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, कप्पू चौहान का सेनापति। तो कप्पू चौहान का जो सेनापति रहेगा वो रहेगा देबू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी उत्तराखंड में जो भी शासक रहे हैं उनके सेनापति के बारे में एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कप्पू चौहान का सेनापति कौन था, या देबू। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि देबू
किस शासक का सेनापति था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कप्पू चौहान का। कप्पू चौहान उपगढ़ टिहरी में जो गढ़ है उसका ही एक स्वतंत्र शासक हुआ करता था। चलिए ठीक हो गया, इस युद्ध के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इस युद्ध में होता क्या है, इस युद्ध में कप्पू चौहान वीरतापूर्वक लड़ा था तथा अजय पाल की सेना को तहस नहस इसने कर दिया। मतलब कि बहुत ही मतलब कह सकते हैं शक्तिशाली तरीके से ये लड़ा था, बहुत ही वीरतापूर्वक यह युद्ध लड़ा हुआ था। और अजय पाल सोच इतनी जो बड़ी सेना उसकी हो चुकी थी, अजय पाल की जो सेना को इसने तहस नहस कर दिया था और अजय पाल को इसने वहां से भगा दिया था। तो इसके बाद क्या होता है, कप्पू चौहान वापस लौट जाता है अपने गढ़ में। अब देखिए अजय पाल पुनः समस्त गणपतियों के साथ कप्पू चौहान के पास पहुंचता है, वही प्रस्ताव लेके कि आप मान जाइए वरना फिर से वही आक्रमण होगा। लेकिन कप्पू चौहान बिल्कुल झुकने को रेडी नहीं होता है। तो अब ये क्या करता है, जितने भी इसके साथ गणपति है सारे गणपतियों को, उनकी सेनाओं को, जो जो भी इसको मिलते गया सबको अपनी सेना में इसने शामिल किया और दोबारा से पहुंच गया कहाँ, कप्पू चौहान के पास। मतलब बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ फिर से पहुंच गया। अब देखिए अजय पाल के पास तो इतने सारे गढ़ थे, जितनी भी उसकी सेना को नुकसान हुआ था वो तो उसने अपने जो गढ़ों के सेनाएं थी उनको उसने अपने अधीन कर लिया। लेकिन कप्पू चौहान की जो सेना उसकी हार चुकी थी, मतलब सेना तो उसकी जीत चुकी थी लेकिन काफ़ी जो सेना जो उसकी थी सैनिकों की मृत्यु हो चुकी थी, सेना में भारी कमी आ गई थी। तो अब देखिए होता है क्या, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अजय पाल पहुंच गया कप्पू चौहान के पास फिर से कुछ गणपतियों को लेकर, बहुत सारे गणपतियों को लेकर अपने साथ कप्पू चौहान के पास। फिर से कप्पू चौहान के नाम मानने मतलब कप्पू चौहान से फिर वही बात करता है। तो कप्पू चौहान के नाम मानने पर अजय पाल ने उसे पकड़वा कर उसकी गर्दन कटवा दी। तो देखिए यहाँ से कप्पू चौहान का चैप्टर हो जाता है एंड। तो कप्पू चौहान बहुत शक्तिशाली शासक रहा था। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से एग्जाम में बन सकता है कि कप्पू चौहान की मतलब कप्पू चौहान को पकड़वा कर उसकी गर्दन किसने कटवा दी थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अजय पाल ने। तो बहुत ही मतलब शक्तिशाली शासक कप्पू चौहान रहा था और जिसका अंत होता है अजय पाल के समय में। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अजय पाल ने कप्पू चौहान की वीरता पर प्रसन्न होकर कुछ शब्द कहे थे, कुछ उसके लिए बातें कही थी, वो हम लोग जान लेते हैं। तो अजय पाल ने क्या कहा था कप्पू चौहान के लिए कि वीर तुम जीते हम हारे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अजय पाल ने यह शब्द वीर तुम जीते हम हारे किसके लिए प्रयोग किए हुए थे? कप्पू चौहान में। इसमें जो वीर शब्द है वो कप्पू चौहान के लिए ही इसने प्रयुक्त किया हुआ था। तो आपको ये पंक्ति याद रखनी है, वीर तुम जीते हम हारे। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए इसी युद्ध के बाद अजय पाल ने युद्ध ना करने की घोषणा की थी। मैंने आपको जैसे बताया था ना अभी कि जैसे कि उसको अशोक कहा गया है, तो इसी ही देखिए ये युद्ध भी काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का जो था, काफ़ी सारे इसमें सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से अजय पाल ने क्या किया, युद्ध न करने की घोषणा की थी तथा वह गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन गया था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अजय पाल किस पंथ का अनुयायी था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखनाथ पंथ का यह एक अनुयायी था और साथ ही साथ में 84 सिद्धों में इसकी गणना भी की जाती है। तो देखिए इसी युद्ध में देखेंगे ध्यान से, इसी युद्ध के बाद अजय पाल ने युद्ध न करने की घोषणा की तथा वह गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन गया। इसी कारण इसकी तुलना अशोक से की गई है। तो ये तो आप कहानी समझ गया होंगे कि इसको गढ़वाल का अशोक क्यों कहा जाता है। चलिए ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं राजधानी परिवर्तन पर। देखिए राजधानी का भी इसने परिवर्तन किया था। पहले की जैसे ये परमार शासकों की राजधानी, देखिए ध्यान रखेंगे 36 1 से लेकर 36, देखिए मैं साफ से लिख देता हूँ, 1 से लेकर 36 तक जो भी परमार शासक रहे थे उनकी राजधानी कहाँ रही थी? चांदपुरगढ़ में रही थी। लेकिन अब क्या होता है, अब देखिए कुछ टाइम के लिए सोनपाल अपनी राजधानी भिलंग घाटी लाया था जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो इनकी राजधानी रही थी वो चांदपुरगढ़ ही रही थी। अब देखिए जब 37वां राजा अजयपाल बनता है, इसने क्या किया, अपनी राजधानी परिवर्तन किया। देखिए इसकी ये 15 कभी कहीं कहीं पर ये डेट 1492 1493 मिलती है। लेकिन सोचिए 1490 ईस्वी में यह शासन जो गद्दी पर बैठा हुआ था, उसी के तुरंत बाद 1493 ईस्वी में इसने युद्ध भी किए हुए थे। उसी समय यह कैसे मतलब अपनी राजधानी का परिवर्तन कर लेता। तो इसने क्या किया था, 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी देवलगढ़ में स्थापित की थी और 1517 में इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थापित की थी। दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं कि अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ में कब स्थापित की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1512 में। और श्रीनगर में कब स्थापित की थी? 1517 ईस्वी में। तो इसी श्रीनगर में ही बाद के जितने भी हमारे परमार शासक आते हैं, मतलब कब तक, जब तक कि अंग्रेज नहीं आते हैं उत्तराखंड में, तब तक इनकी राजधानी श्रीनगर ही रहेगी। इसके बाद जो भी हम लोग शासक पढ़ेंगे। तो ये था इसके राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन के कुछ भी कारण हो सकते हैं क्योंकि चांदपुरगढ़ का जो हमारा क्षेत्र आता है वो कुछ यहाँ पर आता है और यहाँ पर देखिए बॉर्डर भी हमारा तिब्बत चीन से मिलता है। तो आक्रमणों से बचने के लिए हो सकता है इन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पर श्रीनगर में इन्होंने स्थापित कर दी हो, तो यहाँ पर इनकी राजधानी स्थापित
हो गई थी। तो ये इनकी राजधानी परिवर्तन थी अजयपाल के द्वारा। अब देखिए श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली क्यों कहा गया है। अच्छा, कहा क्यों गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में कई सारे आक्रमण हुए थे, लेकिन बार बार दिल्ली को बसाया गया था। बार बार जितने भी शासक आए, मतलब जैसे कोई उजाड़ के गया तो उस प्रकार जो भी वहाँ पर शासक था उसने पुनः दिल्ली को बसा दिया था। तो वैसे ही गढ़वाल में भी कई सारे बाहर से आक्रमण हुए हैं, लेकिन आक्रमण होने के बाद भी बार बार श्रीनगर को बसाया गया है। तो इस कारण से श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, युद्ध को हमेशा छोड़ने के बाद अजयपाल धर्म कर्म के कार्यों में लग गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन गया था। तो युद्ध को हमेशा के लिए उसने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अजयपाल धर्म कर्म के कार्यों में लग गया। फिर क्या किया, देखिए इसने कुछ कार्य भी करवाए थे। धर्म कर्म के कार्यों में लगने के बाद अजयपाल ने देवलगढ़ में एक राजभवन बनवाया था तथा उसमें कुलदेवी राज राजेश्वरी की स्थापना की थी। परमार शासकों की, जैसे मैंने आपको बताया था दूसरी वीडियो में, परमार शासकों की जो कुलदेवी है वो राज राजेश्वरी देवी है। एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है कई बार। चलिए ठीक हो गया। तो देखिए उसने वहाँ क्या करा, अजयपाल ने देवलगढ़ में एक राजभवन बनवाया तथा उसमें कुलदेवी राज राजेश्वरी की स्थापना की थी। और देखिए इसी के साथ में अजयपाल ने सत्यनाथ भैरव गुफा, गौरजा मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था। पूछ लेता है दोस्तों कि सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, अजयपाल ने। गौरजा मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, अजयपाल ने। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए जैसे कि इसने कुछ धार्मिक काम इसने किए हुए थे, तो इन्हीं धार्मिक कामों के लिए, इन्हीं धार्मिक कार्यों के लिए इससे महात्मा भी कहा गया है। तो एक नाम आपको और मिल गया अजयपाल के, तो आज नाम ही नाम आप हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किस परमार शासक को महात्मा भी कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अजयपाल को। अब देखिए 52 गढ़ों को जीतने के कारण इसे एक छत्र सम्राट भी कहा गया है। वहाँ कहाँ का, गढ़वाल का, क्योंकि गढ़वाल का ही शासक रहा था। परमारों ने गढ़वाल के क्षेत्र पर ही अपना अधिकार किया था, अपना शासन किया था। तो जिसको गढ़वाल का एक छत्र सम्राट भी कहा गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस परमार शासक को एक छत्र सम्राट भी कहा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अजयपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए जैसे कि अजयपाल ने देवलगढ़ में एक भवन बनवाया था। तो देखिए अजयपाल द्वारा देवलगढ़ में एक भवन बनवाया गया था। अब देखिए होता क्या है, जिसने भवन बनवाया था अजयपाल ने 1803, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इससे आपको बता रहा हूँ। देखिए अजयपाल द्वारा देवलगढ़ में एक राजभवन बनवाया गया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब 1803 में क्या होता है, एक भूकंप आता है। इस भूकंप के कारण यह जो राजभवन है वो ध्वस्त हो जाता है। यहाँ पर तो सिर्फ ये ध्वस्त ही हुआ था, मतलब जो उसके जो अवशेष थे, वो जो उसके मतलब राजभवन था वो खंडहर में तब्दील हो गया था। लेकिन क्या होता है, भूकंप के बाद बचे हुए भवन के अवशेष 1894 ईस्वी में एक बाढ़ आती है, भयंकर बाढ़ वहां पर आती है। तो जितने भी अवशेष वहां के बचे हुए थे वो सारे के सारे अवशेष उस बाढ़ में बह जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अजयपाल के द्वारा बनाया गया देवलगढ़ में जो राजभवन था वह भूकंप के कारण कब ध्वस्त हो गया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1803 ईस्वी में। या फिर अजयपाल द्वारा बनाया गया देवलगढ़ का राजभवन विनाशकारी बाढ़ में कब बह गया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1894 ईस्वी में। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए अजयपाल ने श्रीनगर में भव्य राजप्रसाद व कलिंका देवी मठ का निर्माण भी करवाया था। भव्य राजप्रसाद इस भवन को ही कहा गया है, और कालिका देवी मठ का भी इसने निर्माण करवाया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अजयपाल ने कालिका देवी मठ का निर्माण कहाँ करवाया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीनगर में। यहाँ जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिखे हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। फिर देखिए सरोला ब्राह्मणों की भी इसने प्रथा आरंभ की थी। अब क्वेश्चन बन सकता है सरोला ब्राह्मण से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए कि सरोला ब्राह्मणों की प्रथा किसने आरंभ की थी। ये की थी अजयपाल ने। अच्छा, इस प्रथा के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की प्रथा आरंभ की अजयपाल ने। अच्छा, इसमें क्या थी सरोला, मतलब ये सरोला ब्राह्मणों की प्रथा क्या थी। अक्सर क्या थी, भेदभाव को, लोगों में भेदभाव को खत्म करने के लिए यह प्रथा आरंभ की गई थी। खाना बनाने में जो भी भेदभाव ऊंच नीच हुआ करती थी उस टाइम पे, तो उसी को कम करने के लिए सरोला ब्राह्मणों की प्रथा आरंभ की गई थी। और यह देखिए मुख्यतः भात, जो मतलब जो चावल बनता है, जो भी कहीं बनता है, भात बोलते हैं उसको उत्तराखंडी भाषा में। तो उसको मतलब जो बनाएगा सरोला ब्राह्मणों के द्वारा, अगर वो बनाया जाएगा तो उसको हर जाति के व्यक्ति खा सकते थे। तो ऐसी कुछ व्यवस्था अजयपाल ने बनवाई थी, मतलब कि ऊंच नीच जात पात को इसने कम करने की कोशिश की थी। सरोला ब्राह्मणों की इसने नियुक्ति की थी, जहाँ की और सरोला ब्राह्मण जो भी खाना बनाएंगे उसको हर व्यक्ति को खा सकता है, हर व्यक्ति को खाना पड़ेगा। तो यह तो थी सरोला ब्राह्मणों की, जो सरोला ब्राह्मण जो प्रथा थी
उसके बारे में। अब देखिए इन ब्राह्मणों द्वारा जो भात बनाया या चावल बनाया जाता था उसको सूची माना गया, मतलब सूची का मतलब शुद्ध हो सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, 16 ब्राह्मणों द्वारा जो भात बनाया गया था, भात बनाया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सूची। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए इसने कुछ अपने एक और कार्य किए थे, बहुत इसने कार्य किए थे। हम लोग एक टॉपिक बाय टॉपिक काफ़ी डीप हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। देखिए धूली पाथा कहें या फिर धूली पाथा कहें, इसने इसका प्रचलन किया था। अब यह प्रचलन क्या था, दो ये धूली पाथा क्या था, पहले तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यह एक माप तौल की एक इकाई थी जिसे अजय पाल ने अपने राज्य में लागू किया था। अच्छा इस समय हो क्या रहा था, जैसे कि एक मतलब ये कोई एक मतलब माप तौल की एक प्रणाली थी, लेकिन उस प्रणाली में काफ़ी सारा झोल हो रहा था, कोई उसका फ़ायदा उठा रहा था तो किसी से उसको घाटा हो रहा था। तो अजय पाल ने उसके लिए माप तौल की जो प्रणाली थी, मतलब उसके लिए कदम उठाया था और उसको धूली पाथा के रूप में उसने अपने राज्य में लागू किया था, जिससे कि माप तौल में किसी भी प्रकार का लोग घोटाला ना कर सके थे। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, अजय पाल द्वारा जो धूली पाथा लागू किया गया था वो क्या था? तो आपको याद रखना है, माप तौल से संबंधित एक चीज़ थी, माप तौल से संबंधित एक इकाई थी। या फिर क्वेश्चन अभी 2019 में तो क्वेश्चन बना हुआ है ये कि धूली पाथा का प्रचलन किस पवार शासक ने शुरू किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अजय पाल ने। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कौटिल्य की। कौटिल्य द्वारा वर्णित 3 प्रकार के दुर्ग, मतलब ये कौटिल्य ने अपनी जो पुस्तक है उसमें 3 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया हुआ है। कौन कौन से दुर्ग हैं? जल दुर्ग, मरुस्थली दुर्ग और एक देखिए 3 प्रकार के दुर्ग हैं। जल दुर्ग हो, देखिए पहला दुर्ग है हमारा जल दुर्ग, दूसरा है पर्वत दुर्ग, तीसरा है मरुस्थली दुर्ग। अब वह क्या कहता है, इन तीनों ही दुर्गों में वर्णित जो हमारा पर्वत दुर्ग है, पर्वत दुर्ग के समान ही उत्तराखंड के दुर्ग थे। मतलब कि कौटिल्य ने जो हमको 3 दुर्गों का वर्णन उसने अपने ग्रंथों में किया होगा। 3 दुर्ग उसने कौन कौन से? जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग और मरुस्थलीय दुर्ग। इन दुर्गों में जो हमारे हमको पर्वत दुर्ग मिलता है वह क्या कहता है कि पर्वत दुर्ग के समान ही उत्तराखंड के दुर्ग थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ सकता है, क्योंकि वर्तमान कुछ जो परीक्षा का पैटर्न है चेंज हो चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कौटिल्य द्वारा वर्णित 3 प्रकार के दुर्गों में कोई समानी उत्तराखंड के दुर्ग कौन से माने गए हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पर्वत दुर्ग। अब इन पर्वत दुर्गों की क्या विशेषता थी? देखिए इन दुर्गों से बाहर निकलने के लिए एक गुप्त सुरंग होती थी। मतलब जैसे कि एक दुर्ग होगा, उससे निकलने के लिए एक गुप्त सुरंग होती थी, और इन सुरंगों में सारा खाना पीने का सामान, रहने का सामान, सब कुछ इसमें रखा जाता था। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है एक और यहाँ से, जौनसार बावर क्षेत्र में इन दुर्गों को टिम्बा कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि कौटिल्य द्वारा जो वर्णित दुर्ग थे उन दुर्गों को जौनसार बावर क्षेत्र में क्या कहा जाता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? टिम्बा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ नया सा भी आपके लिए होगा। चलिए ठीक है, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे गढ़। अगर हम बात करें इन गढ़ों के छोटे रूप अथवा छोटी इकाई, मतलब कह सकते हैं कि जो गढ़ थे उनके छोटे रूप अथवा छोटी इकाई, उनको क्या कहा जाता था? उनको कोट, बुंगा, थुम्बा या मोड़ा भी कहा जाता था। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों कि गढ़ों से छोटे अथवा छोटी इकाई, मतलब गढ़ों के छोटे रूप अथवा छोटी इकाई क्या थी? इनमें से कोट, बुंगा, थुम्बा, मोड़ा आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए दोस्तों, एक यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है। मैंने ये चीज़ क्यों रखी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखनी है। देखिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पर महाभारत की बात जोड़ी हुई है। क्यों जोड़ी है? देखिए जो मैंने आपको गढ़ों की बात बताई थी, देखिए इन गढ़ों पर जो होती थी, जो गढ़ होते थे, इन पर जगह जगह खाई काटी जाती थी, मतलब कि गहरी गहरी खाइयाँ काट दी जाती थी, जहाँ पर शत्रु वार करने के लिए बड़े बड़े मतलब पत्थर भी एकत्रित कर लिए जाते थे। मतलब ऊंचे स्थानों में पर्वत रख लिए जाएंगे, खाई जैसी बना दी जाएगी, जैसे ही शत्रु आएगा तो उसके ऊपर पत्थर ये लोग गिरा दिया करते थे। तो इसी कारण महाभारत में पहाड़ी लोगों को पाषाण योधहीन तथा अश्व युद्ध विशारद भी कहा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं जो आपको परीक्षा में पास करवाते हैं, कुछ इसी प्रकार के कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है, महाभारत में पहाड़ी लोगों को पाषाण योधहीन या फिर अश्व युद्ध विशारद भी कहा गया। पाषाण मतलब जो पत्थरों से संबंधित जो भी मतलब बनाए जाते हैं औजार, पत्थरों से संबंधित युद्ध लड़ा जाएगा उसको पाषाण मतलब पत्थर ही होता है। तो महाभारत में पहाड़ी लोगों को पाषाण योधहीन तथा अश्व युद्ध विशारद भी कहा गया है, क्योंकि जो पहाड़ी लोग थे वो लोग बहुत ही निपुण
हुआ करते थे, पहाड़ों में युद्ध करने के लिए युद्ध कौशल में काफ़ी निपुण हुआ करते थे। आसानी से पहाड़ी क्षेत्रों पर किसी भी शासक ने अभी तक अधिकार नहीं कर पाए थे उत्तराखंड में। चलिए ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे। देखिए देवलगढ़ हमारा कहाँ है, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे पौड़ी में है। देवलगढ़ के विष्णु मंदिर के दाहिने और ठीक सामने की दीवार पर अजयपाल को पद्मासन मुद्रा में चित्रित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है दोस्तों कि अजयपाल को कहाँ पर पद्मासन मुद्रा में चित्रित किया गया है, देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में। तो देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में अजयपाल की हमको पद्मासन मुद्रा में चित्र मिल रहा है। पद्मासन मुद्रा भी एग्जाम में पूछ लेगा कि देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में अजयपाल की किस मुद्रा में हमको चित्र मिलता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पद्मासन मुद्रा में। देवलगढ़ कहाँ है, पौड़ी में। चलिए ठीक हो गया। अगर हम लोग बात करें गढ़वाल की सीमाओं की, देखिए गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण भी अजयपाल ने ही किया था। जैसे कि इसने बावनगढ़ जीत चुका था, उसने बाद इसने गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण भी किया था। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण किस परमार शासक ने किया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अजयपाल ने। तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद राजा कौन था, कीर्तिचंद्र, मैं आपको बता चुका हूं। और कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला प्रथम परमार शासक अजयपाल। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेना की, क्योंकि भाई इतना बड़ा अगर शासक रहेगा उसकी अगर हम सेना की बात ना करें ये तो बिल्कुल अन्याय होगा। तो देखिए ज़्यादा जानकारी हमको मिलती नहीं, जितनी हमको मिलती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सेना की बात कर रहे हैं हम लोग अजयपाल की। तो अजयपाल ने एक केंद्रीय सेना का निर्माण किया था। केंद्रीय सेना मतलब क्या होती है, केंद्र मतलब जहाँ से वहाँ से जो केंद्र में मतलब उसके अंडर में सब कुछ होगा, केंद्र मतलब केंद्रीय सेना का उसने एक निर्माण किया था। ठीक हो गया, आपको याद रखना है। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए अजयपाल ने सैनिकों को वेतन नगद रूप में न देकर भूमि के रूप में दिया हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि अजयपाल ने अपने सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भूमि के रूप में इसने वेतन दिया था। अगर हम भूमि की मैं बात करें, यथेष्ट भूमि इसको कहा जाता था, मतलब कि यथेष्ट भूमि। अजयपाल ने अपने सैनिकों को वेतन नगद रूप में ना देकर यथेष्ट भूमि के रूप में दिया हुआ था। अब यह यथेष्ट भूमि क्या थी, वह भूमि जो युद्ध में वीरता के रूप में दी जाए। मतलब कि जो सैनिक होते थे, अब जो भी सैनिक अगर युद्ध में लड़ने के लिए आएगा वो तो वीरता दिखाएगा ही दिखाएगा ना, तो उन्हीं सैनिकों को वीरता के रूप में उसने यथेष्ट भूमि को देना आरंभ किया था। इसने वेतन नगद में नहीं दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि अजयपाल ने अपने सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया हुआ था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भूमि के रूप में, या फिर कह सकते हैं यथेष्ट भूमि के रूप में। चलिए ठीक हो गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं अजयपाल के समकालीन चंद्र शासक कौन कौन से थे, देखिए कीर्तिचंद्र इसके समकालीन रहेगा, प्रताप चंद्र इसके समकालीन रहेगा और भीष्म चंद्र इसके समकालीन रहेगा। क्योंकि अजयपाल बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ है, तो इसके समकालीन शासक पूछ सकता है आपसे कि अजयपाल के समकालीन चंद्र शासक कौन कौन से थे। 3 शासक आएंगे, कीर्तिचंद्र, प्रताप चंद्र और भीष्म चंद्र। चलिए ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था ये एक पुस्तक आप नोट कर लीजिए, आपके बारे बता चुका हूँ इसके बारे में। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है, जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स, आपको लिख लेना है। चलिए ठीक है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। देखिए 1519 ईस्वी में अजयपाल की हो जाती है मृत्यु। कब होगी, 1519 में अजयपाल की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र कल्याण शाह गद्दी पर बैठा हुआ था। देखिए दोस्तों एक बात और बताऊं, हमारे चैनल में हमारा भूगोल भी चल रहा है उत्तराखंड का, और राजेंद्र बड़ोल जी जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की, वो भी हमारी सीरीज चल रही है। 16 सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही साथ में आधुनिक भारत का इतिहास भी चल रहा है हमारा, और उत्तराखंड का इतिहास तो हमारा चल ही रहा है। तो कुल मिला के कंप्लीट हमारे चैनल में आपको उत्तराखंड की तैयारी करवाई जा रही है। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज से भी ऐड हो जाइए, आपको सारे के सारे लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे, सबका सुख आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं 1519 में अजयपाल की मृत्यु हो गई है। इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, कल्याण शाह गद्दी पर बैठता है। ये शाह शब्द का जो उपयोग आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा। बलभद्र शाह कुछ आपको याद आया होगा, अब मैंने यहाँ पर कल्याण शाह में शाह लगा दिया है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। जो शाह वाली कहानी है पूरी सुलझाने वाला हूँ अगली वीडियो में, शाह शब्द का प्रयोग इस वीडियो में नहीं, क्योंकि हम अजयपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। कल्याण शाह के बारे में हम लोग जो हम अगले जो शासक हम लोग आएंगे 4-5 शासकों के बारे में अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखिए अजयपाल ने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन भी छीना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि कत्यूरियों से सोने का सिंहासन किसने छीना था, अजयपाल ने। कहीं ना कहीं कत्यूरी शासक अभी भी राज कर रहे थे, बहुत ही छोटे रूप में राज कर रहे थे, अंतिम दिनों को अपने गिन रहे थे। तो अजयपाल ने क्या किया, कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन भी छीन लिया था।
तो आज हमारा ख़त्म हो गया है एकदम अजय पाल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो कैसा भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अजय पाल हमारा ख़त्म हो गया है आज 37वां राजा। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे 38वां राजा, 39, 40, 41, 42, 43 जो भी राजा जितना भी हम लोग पढ़ सकते हैं एक वीडियो में, ज़्यादा आपके लिए नहीं बर्डन करूँगा, बस जितना हम लोग पढ़ सकते हैं उतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना होता है कमेंट कर लिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए। दोस्तों जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।